हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लानिंग कैसे करना है हमें। ठीक है, सो विल सी दैट। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने फुटिंग का एक्सकवेशन किया, वो सब ठीक है। अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं तो हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आप एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हो जहाँ पे 50 60 70 80 फुटिंग्स है, तो आप एक साथ उसका एक्सकवेशन नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 दिन में पूरे 50 फुटिंग का एक्सकवेशन किया। सो दैट इज नॉट हाउ यू डू। अगर आप छोटे मोटे घर बनाओगे तो यूजुअली वहां पे 15 से 20 फुटिंग आएंगे। तो रोज अगर आप 4-4 फुटिंग भी करोगे तो 5-6 दिन में पूरा 20 फुटिंग खत्म हो जाएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यहाँ पे 12 फुटिंग है। तो आप एक एक करके इसका एक्सकवेशन करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब while working in big projects, more than 100 footings will be there to be excavated. So as a site engineer, we need to do the planning accordingly so as to achieve the target and see to it that no vehicle movement is hindered. इसका मतलब है, देखो जैसे मैंने कहा, मान लो आप एक साइट पे वर्क है जहाँ पे 100 फुटिंग का एक्सकवेशन करना है। अगर आप रोज 10-10 फुटिंग का एक्सकवेशन करोगे फॉर एग्जांपल, तो 10 दिन में 100 फुटिंग का एक्सकवेशन करोगे आप, तो 10 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर हम 100 फुटिंग का एक्सकवेशन करेंगे तो मिट्टी है, जो मिट्टी निकल के आएगा ना, उसको कहाँ पे स्टोर करोगे? तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर एक साथ एक्सकवेशन करोगे, जब आप पीसीसी का काम सब करोगे तो आपको व्हीकल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सकवेशन किया और मिट्टी को अगर आपने यहीं पे स्टोर कर दिया तो आपका व्हीकल आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको सही से प्लानिंग करना है कि एक दिन में कितना फुटिंग करना है, कौन सा पोर्शन आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है, वो सारी चीज हमें देखना है। तो मैं आपको एक रॉ एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक एक फुटिंग यहाँ पे आपने इसका एक्सकवेशन किया, दूसरा यहाँ पे एक और फुटिंग है, यहाँ पे एक और फुटिंग है, 3 फुटिंग है। 3 फुटिंग का आपका एक्सकवेशन किया और आपने तीनों फुटिंग का जो एक्सकवेशन का जो मिट्टी है ना, आपने यहाँ पे स्टोर किया, इसका आगे ही आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर 3 फुटिंग था, 1 2 3, इसका भी आपने मिट्टी यहीं पे आपने स्टोर कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, इसके नेक्स्ट वाले फुटिंग जैसे 1 2 3, इसका भी आपने एक्सकवेशन किया और आपने मिट्टी को यहाँ पे स्टोर किया। फिर नेक्स्ट वाले का भी आपने वैसे ही किया। फिर इसके बाद ये 3 फुटिंग का जो आपका सॉइल है वो आपने यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ का 3 का जो था वो भी आपने यहाँ पे स्टोर किया। मान लो आपने स्टार्टिंग का 3 फुटिंग एक दिन में किया, इसको सेकेंड डे में किया, इसको थर्ड डे में किया, फोर्थ फिफ्थ, 6 दिन में आपने 18 फुटिंग का एक्सकवेशन करके पूरे आपने जितना भी सॉइल है वो आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, एक बार हम एक्सकवेशन करेंगे, फिर फिर हम क्या करेंगे, हमें पीसीसी डालना है। अब पीसीसी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिट मिक्सर को बुलाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में विद हेल्प ऑफ ट्रांजिट मिक्सर हम पीसीसी को वहां पे डालेंगे। अब मान लो आपने ट्रक को ऑर्डर किया, ठीक है, आपका ट्रक क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, बस यहीं तक वो अपना काम करेगा, आगे तो नहीं जाएगा आपका ट्रक। क्यों? क्योंकि आपने जो सॉइल क्या है आपने यहीं पे स्टोर कर दिया। तो आपका गाड़ी का जो मूवमेंट है वो आपने हिंडर कर दिया। हिंडर मतलब आपने वहां पे रोका है। इवन तो आपने एक्सकवेशन किया, आगे आपका पीसीसी करना था, तो आपको ये सॉइल यहाँ पे स्टोर नहीं करना था। अब क्या होगा, जैसे आपने सॉइल को यहाँ पे स्टोर कर दिया, देखो आपका व्हीकल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंक्रीट डालेगा और यहाँ पे कंक्रीट डालेगा। यहाँ पे इतने एरिया में क्या होगा, ब्लॉक कर दिया आपने सॉइल स्टोर करके। तो इसीलिए अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुआ क्यों आपने सही से प्लानिंग नहीं किया कि कब कब मुझे एक्सकवेशन करना था, कितने नंबर ऑफ फुटिंग मुझे एक्सकवेशन कर, आपने बस एक्सकवेशन कर दिया सारे फुटिंग का। अब हो गया ना प्रॉब्लम यहाँ पे। इसीलिए ऑलवेज जब भी आप प्लानिंग करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग प्लानिंग, आपको ऐसे प्लानिंग नहीं करना है। मैं इससे अच्छा मैं बेस्ट मेथड क्या होगा, मान लो आपने 3 फुटिंग का एक्सकवेशन किया, आप सॉइल को यहाँ पे स्टोर करोगे, इधर नहीं, इधर स्टोर करोगे। फिर आपने 3 फुटिंग का एक्सकवेशन किया, आप सॉइल को यहाँ पे स्टोर करोगे। नेक्स्ट आप इधर का फुटिंग नहीं करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ का फुटिंग, यहाँ का इतने भी फुटिंग है ना, इसका आप एक्सकवेशन करोगे और आप सॉइल को यहाँ पे स्टोर करोगे। अभी आप जब ट्रांजिट मिक्सर को बुलाओगे तो क्या होगा, ट्रांजिट मिक्सर पूरे पूरे जगह पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आपने ब्लॉक नहीं किया। राइट, इन द सेम वे अगर इस एरिया में मैं ट्रांजिट मिक्सर बुलाऊंगा तो क्या होगा, ये पूरा अपना काम जहां जहां मुझे पीसीसी को लगाने, इट इज गोइंग टू डू। अब समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ राइट प्लानिंग। तो आपको बस जब आप साइट पे जॉब करते हो, ऐसा नहीं कि आपको जो भी सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही करना है। यू हैव टू कीप प्लानिंग, हो सबको प्लानिंग करना है। ठीक है, अगर मैं पूरा एक्सकवेशन करूंगा एक साथ तो कल मुझे ट्रांजिट मिक्सर के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए मुझे ऐसा प्लान करना है ताकि मैं काम भी करूंगा साइट पे, इसके साथ मैं प्लानिंग करूंगा। क्योंकि अगर कल मुझे पीसीसी करना है तो आज मुझे क्या क्या काम करके रखना है, किस तरह से मेरा व्हीकल का मूवमेंट होगा, वो सारी चीज आपको ध्यान रख के आपको काम करना है। सो दिस इज राइट प्लानिंग। सो ऑलवेज
अब मान लो अगर फॉर अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक छोटा घर का एक प्लान है, इसमें टोटल 23 फुटिंग्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 फुटिंग्स है। तो यहाँ पे आपको ना प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप इतना फुटिंग लगाओगे। और वैसे भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में हम ट्रांजिट मिक्सर को नहीं बुलाते, तो यहाँ पे आप एक दिन में 5 5 फुटिंग भी एक्सकवेशन करो तो 6 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो, यू नीड टू डू द प्लानिंग। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज वन बिग प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो इतना फुटिंग्स है, कितना यहाँ पे देर आर मोर देन 50 to 60 फुटिंग्स। अगर आप एक साथ सारे फुटिंग का एक्सकवेशन करोगे तो आपका, अगर आप सारे फुटिंग का एक्सकवेशन एक साथ करोगे, देन आपका जो व्हीकल का जो मूवमेंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू हिंडर। तो इसीलिए आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग कैसे करोगे? तो आप फर्स्ट क्या करोगे, आप ना इतना फुटिंग का एक्सकवेशन एक दिन करोगे, ठीक है, और आप सॉइल को इधर इस एरिया में स्टोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन आप क्या करोगे, आप इतने फुटिंग का एक्सकवेशन करोगे, बस इतने का करोगे, और सॉइल को आप यहाँ पे स्टोर करोगे। तो क्या होगा, जब आपका व्हीकल आएगा, व्हीकल जब यहाँ से आएगा, वो क्या करेगा, इस फुटिंग में वो पीसीसी डाल सकते हैं और जब इस एरिया में व्हीकल आएगा, यहाँ पे आप पीसीसी डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप प्लानिंग करोगे। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको इतना फुटिंग का एक्सकवेशन नेक्स्ट 3rd डे में करूंगा। इसके बाद इतना फुटिंग का एक्सकवेशन नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, सही है। अब क्या होगा, अगर मुझे गाड़ी, जो मेरा ट्रांसिट मिक्सर है, अगर मुझे उसको बुलाना है तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी एंट्री मार के इधर से भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको सही से प्लानिंग करना है। अगर आपने ऐसा प्लानिंग नहीं किया, अगर आपने एक साथ सारे का इतने फुटिंग का एक्सकवेशन किया, तो क्या होगा, फुट एक्सकवेशन तो हो गया, पर गाड़ी अंदर कैसे आएगा, क्योंकि आपने पूरे मिट्टी को वहीं पे स्टोर किया है। ठीक है, दैट इज व्हाई यू हैव टू डू द प्लानिंग ऑफ दैट। इन द सेम वे, देखो यहाँ पे ये एक और प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट को एक बार बस देख लेना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें मोर देन 100 150 फुटिंग्स है। समझ में आ रहे हैं? सारे फुटिंग्स है। ऑल दिस आर द ड्राइंग, ये सब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो 1 2 3 ये सारे फुटिंग्स है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने एक साथ सारे का यहाँ पे एक्सकवेशन कर दिया। अगर आप एक साथ करोगे तो अंदर आपका गाड़ी जाएगा भी नहीं, क्योंकि इन 2 फुटिंग के बीच में जो स्पेस भी कम है। अगर आप सॉइल को यहीं पे स्टोर करोगे फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको सही से प्लानिंग करना है। गॉट इट? सो दैट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ अ साइट इंजीनियर, दैट इज वाई आई रिटन इट हियर। प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। ठीक है, मतलब आपको अगर आप प्लान कर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप फेल होगा, आप फेल हो जाओगे। तो आपको कभी भी प्लानिंग करना है। ठीक है, अगर कल मुझे इतना एक्सकवेशन करना है तो मुझे किस लाइन पे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज आपको प्लानिंग करना है। वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट इज लेइंग ऑफ पीसीसी। ठीक है, अभी तक हमने एक्सकवेशन किया, रैमिंग एक्टिविटी किया। ठीक है, बाकी जो है मैंने थियरी समझाया हुआ कि क्या क्या आपको करना है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज लेइंग ऑफ पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यूजुअली M10 या M7.5 ग्रेड का हम कंक्रीट को यूज करेंगे। अ लेयर ऑफ पीसीसी इज यूजुअली 75, जो थिकनेस रहेगा ना पीसीसी का, यूजुअली 75 to 100 mm, which is laid on the ground to get a uniform surface, and the area where the footing, rebar or mesh to be laid is free from the dust and debris. ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका, आपने एक्सकवेशन किया, सही से ड्रेसिंग कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं पीसीसी डालूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट अ पीसीसी हियर। तो पीसीसी क्यों डालना है? तो पीसीसी हम, अगर देखो, अगर हम पीसीसी नहीं करेंगे तो डायरेक्टली अगर मैं रिइंफोर्समेंट रखूंगा तो क्या होगा, इट विल कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो अगर इट विल कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल, रीबार भी सॉइल के साथ आएगा, और रीबार मतलब आप कंक्रीट डालोगे और कंक्रीट भी सरिया के साथ रहेगा। अगर या अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। या अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसीलिए हमें एक लेयर लगाना है विच इज लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, सो इमेजिन पीसीसी लेयर लाइक अ ब्लैंकेट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी सिट डाउन, वी स्प्रेड अ क्लॉथ और अ ब्लैंकेट सो दैट नो डस्ट गेट्स कलेक्टेड ऑन अ क्लॉथ और अ बॉडी। मान लो आप कहीं पे नीचे बैठ रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली तो नहीं बैठोगे ना, आप एक ब्लैंकेट लगाओगे, उसके ऊपर आप बैठ जाओगे। तो क्यों आपने ब्लैंकेट लगाया वहां पे? ताकि अगर कोई भी डस्ट होगा वहां पे, इट इज नॉट अट्रैक्टेड और इट इज नॉट कलेक्टेड ऑन योर क्लोथ, राइट? इन द सेम वे ये पीसीसी भी उसी वैसे ही काम करेगा। पीसीसी इज गोइंग टू गिव अ यूनिफॉर्म सरफेस। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या होगा, आपको यूनिफॉर्म, इवन दो आपने देखो यहाँ पे जो सॉइल है, इट्स अ वेरी गुड यूनिफॉर्म है। थोड़े जगह पे क्या होगा, सॉइल आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, थोड़ा इस तरह से रहेगा। तो डायरेक्टली अगर आप उसके ऊपर रीबार रखोगे तो आपका रीबार ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए एक मुझे यूनिफॉर्म सरफेस देना है ना, सो आई एम गोइंग टू गिव अ पीसीसी विच इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट।
यूजुअली इसका जो ग्रेड रहेगा वो यूजुअली M7.5 या M10 ग्रेड का रहेगा, वो मैं आपको ड्राइंग में समझाऊंगा, ठीक है। अब ये सारे आपके फुटिंग है, तो फुटिंग के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से अरेंज किया है। अब इसका जो थिकनेस होगा, देखो अ लेयर ऑफ पीसीसी इज यूजुअली 75 to 100 mm, मतलब हम ये जो थिकनेस रहे ना, ये वाला हाइट, दिस हाइट, ओके, ए वाला हाइट, दिस विल बी यूजुअली 75 mm, या थोड़े टाइम इसको 100 mm करेंगे। ये सारे आपके ड्राइंग्स में मेंशन किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखेंगे हम। देखो यहाँ पे हो गया, ये आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। तो क्या हुआ, आपने इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज करोगे, फुटिंग का ड्राइंग आपको पता है। देखो मैं फिर एक बार समझाऊंगा। मान लो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, जल्दी से बताओ। मेरा एक F1 फुटिंग है, ठीक है, ये मेरा F1 फुटिंग है, दिस इज F1 फुटिंग। इसका साइज मान लो 2300 बाई 2300। मुझे बताओ, ये आपने अरेंजमेंट जो किया है ना, इसका साइज कितना रखना है आपको, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका नहीं, इसका करेंगे। मान लो ये F1 फुटिंग है, मान लो ये आपका F1 फुटिंग है, तो आप मुझे साइज बताओ, आप यहां से यहाँ पे कितना रखोगे, ये रनर, यहां से यहाँ पे कितना रखोगे, और ये वाला बताओ कितना होगा। ये तो फुटिंग का साइज, हम तो पीसीसी कर रहे हैं, तो याद है पीसीसी का ऑफसेट कितना रखना है, 75 mm दोनों तरफ ऐड करके रखना है। तो हम क्या करेंगे, पीसीसी साइज, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, पीसीसी साइज विल बी कितना, 2300 प्लस 75, कितना हो जाएगा, 2375। ओके, एक साइड का, दूसरे साइड का भी, दूसरा साइड भी 2300 है। या प्लस 75, ये भी हो जाएगा आपका 2375, ठीक है। अभी 2375 क्या होगा, या सो अभी ये जो साइज होगा ना आपका यहाँ पे, ये आपका 2375, ये भी आपका 2375, ये भी आपका 2375। या समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। 2375 और 2375 होगा, ठीक है। तो मान लो F1 फुटिंग होगा, ये F2 फुटिंग होगा, F3 होगा, F4 होगा, राइट। यू कैन सी इट अगेन। देखो यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया है, इस तरह से हमने अरेंज किया है। कंक्रीट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ से हम पीसीसी को डालेंगे, राइट। सो इट्स कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे देखो आपका पूरा पीसीसी बन गया। अब मान लो प्रैक्टिकली आपका F1 फुटिंग होगा, F1 होगा, ये आपका F2 होगा, ठीक है, ड्राइंग में दिया रहेगा। F3 रहेगा, ये आपका F4 होगा, ये आपका फिर F1 होगा, लेट अस कंसीडर, ये आपका F2 होगा, ओके F2 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका F4 होगा, ये आपका फिर F3 होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स आर अरेंज प्रैक्टिकली ऑन द साइड। थिकनेस कितना रहेगा, 75 to 100 mm। या सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आप देखो यहाँ पे एक्सकवेशन किया, हम पीसीसी ऐसे डालेंगे, पीसीसी डालने के बाद आपका प्रैक्टिकल इस तरह से दिखेगा, ठीक है। या अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट आपको याद है जहाँ पे हमने सेंटर लाइन मार्किंग किया था टोटल स्टेशन से, यू रिमेंबर, और हमने एक्सकवेशन किया था, ठीक है। अभी देखो हम पीसीसी का अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम पीसीसी डालेंगे। देखो साइड में भी अच्छे से हमने इसका ड्रेसिंग किया है। हमारा जो यूनिफॉर्म लेयर रहेगा वो भी देखो, अभी कितना हाइट पे जाना था, 3.2 मीटर, याद है ना। अगर आपने सही से मेरे लेक्चर्स देखे तो मैंने कहा था यहाँ से आपको 3.2 मीटर रखना है, तो एग्जैक्टली नो 3.2 मीटर रखा है। यू गॉट अ यूनिफॉर्म सरफेस। अब इसके ऊपर हम पीसीसी को डालेंगे, राइट। या मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के साथ समझाऊंगा। अब देखो ये आपका ड्राइंग रहेगा, इस ड्राइंग में लिखा रहेगा कि आपका पीसीसी का थिकनेस कितना रखना है। जैसे इस ड्राइंग के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे देखो 75 mm लीन कॉन्क्रीट, लीन कॉन्क्रीट पीसीसी बोथ आर वन एंड द सेम, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि लीन कॉन्क्रीट और पीसीसी सेम होगा, क्यों, क्योंकि लीन कॉन्क्रीट मतलब क्या होगा, उसमें सीमेंट का कंटेंट कम रहेगा, और उसमें एग्रीगेट का कंटेंट ज्यादा रहेगा, और वो उतना हार्श कंक्रीट रहेगा, ज्यादा वर्केबल नहीं रहेगा, इसलिए इट इज कॉल्ड एज लीन कंक्रीट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 75 mm, मतलब वो थिकनेस आपको क्या रखना है, 75 mm रखना है। तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली, इसका जो थिकनेस रहेगा,
ये जो थिकनेस होगा ना यहाँ पे, ये वाला थिकनेस, दिस विल बी 75 mm, दिस थिकनेस विल बी 75 mm। समझ में आ रहा है? अब 75 mm हर बार नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग के ऊपर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइंग। नाउ इफ आई शो यू वन मोर ड्राइंग, मैं आपको एक और ड्राइंग समझा दूंगा। देखो इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि पीसीसी का थिकनेस कितना रखना है। या सो अगेन इट इज रिटन हियर, यहाँ पे भी आपको 75 रखना है। देखो ये पीसीसी होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस पॉइंट, दिस वन, ए वाला 75। तो अगर 75 लिखा होगा यू विल टेक 75। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखो 75 है, तो इट्स रिटन हियर लीन कंक्रीट 1:4:8 रेशियो रहेगा। ये देखो 75, तो आप 75 रखोगे। हम एक और ड्राइंग को देखेंगे, वो डिपेंड करेगा ड्राइंग के ऊपर। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ में, हाँ यहाँ पे भी 75 है, दिस इज ऑल्सो 75। 75 मतलब 3 इंच होगा। थोड़े ड्राइंग में 100 mm लिख, इंस्टेड ऑफ 75 राइट इट 100। इसको चेंज कर दूंगा, विल से 100 mm। ठीक है, अब क्या करोगे प्रैक्टिकली, आप साइड पे क्या करोगे, ड्राइंग में आपका 100 लिखा था, आप 100 mm का थिकनेस मेंटेन करोगे साइड पे। तो यूजुअली 75 या 100 mm ही रहेगा, समटाइम इट मे बी 150 आल्सो, वर्स्ट कंडीशन। नॉर्मल प्रैक्टिस इज 75 to 100 mm। ठीक है, चलो या तो देखो यहाँ पे इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया, यहाँ पे यू डन ऑल दिस अरेंजमेंट। इस तरह से हमने पीसीसी के लिए हमने अरेंजमेंट किया इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से। अब क्या करना है आपको, स्टाफ से फिर एक बार आपको लेवल देखना है। अब कौन सा लेवल देखोगे, स्टार्टिंग में हमने एक्सकवेशन का बॉटम दिया था, अभी हमें पीसीसी का टॉप लेवल हमें मेंटेन करना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? आप पीसीसी डालोगे ना, कितने हाइट तक आप पीसीसी डालोगे, वो तो 75 mm डालना है। तो पर आप यहाँ पे मार्किंग कैसे करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेवलिंग स्टाफ फिर वही मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेथड मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। या गुड, देखो यहाँ पे ये आपका बेंचमार्क है, समझ में आ रहा है आपको? ये आपका बेंचमार्क। देखो आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्या, आपका एक टेम्परेरी बेंचमार्क रहेगा आपके साइट में। ठीक है, नहीं तो सर्वेयर आपके एस्टेब्लिश करके देगा। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेरी बेंचमार्क है, और आपने कहा कि उसके ऊपर जाके खड़े होने के लिए आपके असिस्टेंट को, और आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से देखोगे। ठीक है, और आपका आंसर निकल के आएगा कि 2.6 मीटर आपका स्टाफ का रीडिंग है। और फर्स्ट मुझे क्या करना है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रेड्यूस लेवल प्लस स्टाफ रीडिंग। लेवल कितना रहेगा 98.25, वो कहाँ पे लिखा रहेगा, दिस इज आपके बेंचमार्क के ऊपर 98.25 लिखा रहेगा, तो आप उसको लोगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 98.25 प्लस 2.6 कम्स आउट टू बी 100.85। मैं मैन्युअली करूंगा, 98.25 प्लस 2.6 100.85, आई एम गेटिंग 100.85। ठीक है, या अब देखो टू फाइंड द पीसीसी टॉप लेवल, अभी अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने बॉटम लेवल देखा था, पर अभी मुझे पीसीसी का टॉप लेवल चाहिए। मतलब मुझे ए वाला जो लेवल दिख रहा है ना आपको, इस लेवल का मुझे रीडिंग चाहिए। तो फिर वही प्रोसीजर रहेगा, फिनिश फ्लोर लेवल आपका 100.25 है, आपका एक्सकवेशन करना है 3.2 मीटर, पीसीसी का थिकनेस होगा 75 mm। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, और डेप्थ ऑफ योर फाउंडेशन इज 450। तो पीसीसी टॉप लेवल इज इक्वल टू 100.25, 100.25 माइनस 3.2, तो हम नीचे तक गए, पर मुझे रीडिंग इसके टॉप में चाहिए ना, तो प्लस 0.075 करूंगा। देखो 100.25 माइनस 3.2, तो नीचे तक गए, पर पीसीसी इसके ऊपर आएगा ना, तो मैं इसको ये 75 mm जो है इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि मैं क्या करूंगा, आई एम रीचिंग दिस लेवल। मुझे अभी लेवल यहां से इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। ठीक है, या इसके ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100.25 माइनस 3.2 प्लस 0.075। तो अगर आप मैन्युअली इसको करोगे यू आर गेटिंग 97.125। ठीक है, अभी ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रेड्यूस लेवल प्लस स्टाफ रीडिंग 98.25 प्लस 2.6। ठीक है, 100.85 हो गया, खत्म। नाउ टू गेट अ स्टाफ रीडिंग मुझे क्या करना है, 100.85 माइनस 97.125 करो, तो 3.725। इसका मतलब क्या है, जब आपका असिस्टेंट जाके इसके ऊपर खड़ा रहेगा और आप स्टाफ से रीडिंग देखोगे, तो आपको रीडिंग आना है 3.725 मीटर। मैं इसको नोट डाउन करके रखूंगा, 3.725 मीटर। समझ में आ रहा है? तो दैट इज हाउ प्रैक्टिकली यू हैव टू गिव द लेवल ऑन द साइट। देखो इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे डायरेक्टली। तो ये आपका बेंचमार्क है, टेम्परेरी बेंचमार्क है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट कर दिया, लेवलिंग किया, बबल को सेंटर पे लाया, आपके असिस्टेंट को बोला कि इसके ऊपर जाके खड़े हो जाओ,
और आप यहाँ से स्टाफ का रीडिंग देखोगे, आपको आंसर मिला 2.6। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करोगे, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आर एल प्लस स्टाफ रीडिंग। आर एल कितना था 98.25 प्लस स्टाफ रीडिंग 2.6, दोनों को ऐड करो 100.85, खत्म। आप वहीं पे रहोगे, आप सॉरी आपका आपका जो ऑटो लेवल रहेगा ना वो वहीं पे रहेगा, आप शिफ्ट हो जाओगे। शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि आपका फाउंडेशन यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा आप किस एरिया में देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट कर दिया, ऑटो लेवल यहीं पे है। अब मैं यहाँ से देखूंगा, अब मैं बताऊंगा तुम जाके पीसीसी के ऊपर वाला जो लेयर है वहां पे जाके खड़े हो जाओ, वो आप यहाँ पे रखे, यहाँ पे जाके अपना स्टाफ को रखेगा। मुझे स्टाफ का वैल्यू कितना आना है 3.725। जब मैं यहाँ से देखूंगा ना तो आई शुड गेट अ स्टाफ रीडिंग ऑफ 3.725 मीटर। अगर नहीं मिल रहा है तो मान लो आपको ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या, 3.825 मिल रहा है, मतलब आपने पीसीसी का टॉप लेवल अभी तक मेंटेन नहीं किया है, तो आपको सही से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू, दिस इज अ 75 mm थिकनेस, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, प्रैक्टिकली यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे असिस्टेंट हो, तो चलो हम डायरेक्टली यहीं पे करेंगे इसको लाइव, ठीक है। या चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है। और मैं अपना ऑटो लेवल को यहाँ पे सेटअप कर लूंगा, सेटअप में ऑटो लेवल हियर, ठीक है। ऑटो लेवल को भी सेट कर दिया मैंने, और मैंने कहा कि आप जाके वहां पे खड़े हो जाओ। आंसर कितना मिलना है 3.725 मीटर। अब मैं यहाँ से देखूंगा, आई एम गोइंग टू सी फ्रॉम हियर। जब मैं यहाँ से देखूंगा मुझे क्या चाहिए, जब मैं यहाँ पे देखूंगा ना मुझे आंसर चाहिए 3.25 मीटर, 3.725 मीटर। तो जैसे वो 3 पॉइंट, आप देखो आप ऐसे समझो, ये आपका बॉटम लेवल है, ठीक है। ये जो आपको इस लेवल दिख रहा है ना, ए वाला लेवल, ए लेवल, ये आपका ए लेवल है। तो आप क्या करोगे, आप स्टाफ, एक मिनट स्टाफ कहाँ गया, ठीक है स्टाफ नहीं मिल रहा है, मैं पेन से ही करूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। या तो ये आपका बॉटम लेवल है, तो आप स्टाफ यहाँ पे रखा आपने, जैसे आपने स्टाफ रखा मुझे आंसर कितना मिलना था 3.725, पर मिला नहीं, तो मैं क्या, मुझे मिला था 3.625, राइट। तो आप, मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर करो, जैसे आप ऊपर करोगे क्या होगा 3.725 मिलेगा, राइट। सॉरी, मैं, या थोड़ा आपको नीचे नहीं, थोड़ा नीचे नहीं ऊपर करना पड़ेगा। मान लो मुझे आंसर मिला था 3.825, 3.825 मुझे आंसर मिलना था 3.725, पर जब आपने यहाँ पे पकड़ा तो मुझे आंसर मिल रहा है 3.825। तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, जैसे आप ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा 3.725 मिलेगा। तो ये जो जितना आप ऊपर करोगे ना, ये मेरा पीसीसी का टॉप लेवल रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, इसको निकाल दूंगा, आपको एक्चुअली यहाँ पे नहीं पकड़ना है, आपको जाके इसके ऊपर पकड़ना है, जैसे यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। स्टाफ को, आपको स्टाफ को इसके ऊपर पकड़ना है, ठीक है। अब और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको करूंगा, और मैंने यहाँ से देखा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा मुझे आंसर मिला 3.825। मतलब क्या हो गया 3.825, मतलब क्या हो गया, मुझे आंसर मिलना था 3.725, पर मुझे आंसर मिल रहा है 3.825। इसका मतलब है और भी मुझे इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तभी तो 3.725 तो नीचे है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ऊपर लेने के लिए मैं ऐसा आपको इशारा करूंगा ऊपर लेना। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा इसको और ऊपर लोगे, आप इसको और थोड़ा ऊपर जैसे यहाँ पे था, इस बार आप यहाँ पे लोगे, इस बार आप थोड़ा यहाँ पे लोगे, ठीक है। इस बार आप थोड़ा यहाँ पे लोगे, और मैं फिर से देखूंगा यहाँ से, मैं फिर से यहाँ से देखूंगा, आई एम गोइंग टू सी इट अगेन। एक मिनट, फिर से मैं यहाँ से देखूंगा, जब मैं देखूंगा ना अभी मुझे आंसर मिल रहा है 3.725। गुड, मुझे 3.725 मिलना था, आंसर मिल रहा है 3.275। तो अभी ये जो लेवल होगा ना, यहाँ पे जो लेवल मिल रहा है, इसको मैं येलो से करूंगा, ये जो मिलेगा दिस इज माई टॉप ऑफ द पीसीसी, इसको ऐसे करेंगे, दिस लेवल व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द पीसीसी। अब ये मैं वहां पे पॉइंट करूंगा,
और वहां से मैं पूरे इसके ऊपर इसको ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाओगे, आप नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट आप इधर आओगे, नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे आओगे, नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पे मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, ये मेरा टॉप लेवल होगा। जब वो मेसन काम करेगा ना साइड पे, तो उसको लेवल आपने वहां पे ऑलरेडी मार्किंग किया कि आपको पीसीसी का टॉप इधर तक करने, तो मेसन क्या करेगा, इस लेवल तक वो आपका पीसीसी का फिनिशिंग करेगा। समझ में आ रहा है? तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या होता है साइड पे, हम क्या करेंगे, एक पे हम लेवल सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया तो हमने यहाँ पे किया। फिर एक आता है ट्यूब लेवल। ट्यूब लेवल से हम क्या करेंगे, ट्यूब लेवल में दोनों तरफ हम पाइप में पानी भर के रखेंगे। एक एंड पाइप का हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरा हम इस तरफ लेके जाएंगे। जब वो दोनों लेवल एक 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 पॉइंट पे आके स्टॉप होगा ना, वो मेरा ट्रांसफर ऑफ द लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने पाइप को यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से पाइप को लेके जाओगे और यहाँ पे पकड़ोगे। जैसे आप यहाँ पे पकड़ोगे, वो ट्यूब का लेवल एक लेवल पे आ जाएगा। आगे मैं समझा दूंगा आपको। तो ये वाला आपका लेवल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। फिर आपको ऑटो लेवल की जरूरत नहीं है लेवलिंग स्टाफ का। फिर आपने यहाँ पे पकड़ा, फिर आपने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ से आप यहाँ तक लेके आ गए। फिर यहाँ पे एक आपको लेवल मिलेगा, दिस इज द टॉप ऑफ पीसीसी। फिर आपने यहाँ से यहाँ पे पकड़ा, दिस इज योर टॉप ऑफ द पीसीसी। तो इन दिस वे हम चारों तरफ अपना लेवल को ट्रांसफर करेंगे, ताकि जब वो कौन रहेगा, अपना जो मेसन रहेगा, जब वो फिनिशिंग वर्क करेगा पीसीसी का, वो सही से एक लेवल मेंटेन करेगा, ताकि आपका जो पीसीसी का टॉप लेवल होगा ना, वो एक यूनिफॉर्म रहे। ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा जगह ऊपर गया, थोड़ा जगह, यूनिफॉर्म लेयर रहेगा। सो दैट इज वाई वी नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है? so that is how you are supposed to understand, right? So I hope most of the things are covered. I hope आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करने हैं सारे चीज। या नेक्स्ट क्या होगा, एक बार आपने लेवल को दिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंक्रीट को पोर करना है। अब फिर कंक्रीट पोर करने से पहले आपको चेकलिस्ट को देखना है। एक्सकवेशन के लिए हमने चेकलिस्ट देखा था ना, अब यहाँ पे भी आपको चेकलिस्ट देखना है। अब चेकलिस्ट फिर एक बार देखेंगे। अभी हम पीसीसी कर रहे हैं ना, पीसीसी के लिए मुझे चेकलिस्ट देखना है, हम चेकलिस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे चेकलिस्ट होगा, चेकलिस्ट फॉर लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट, हो गया। अब इसको देखो जल्दी से, क्या क्या चेकलिस्ट है। फिर वही रहेगा, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का लोकेशन, ये सारी चीज आपको ये करना है। या फर्स्ट क्या लिखा है, चेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज फॉर द एरिया टू बी कॉन्क्रीटेड। मतलब पीसीसी करने से पहले क्या क्या प्रीसीडिंग एक्टिविटीज रहेगा, आपका सॉइल थोड़ा यूनिफॉर्म, मतलब सही से आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी हमने किया है। और हमें लेवल को भी ट्रांसफर करना था, वो भी हमने सिखाया आपको। और हमें फॉर्म वर्क को अरेंज करना था। सो दिस इज अ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या होगा, दिस इज फॉर्म वर्क, ये आपका फॉर्म वर्क। ये सारे प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है, हमने किया है तो ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डन, दिस इज डन। चेक फॉर फॉर्म वर्क एंड डायमेंशन, इज इट ओके। डायमेंशन, क्या डायमेंशन रहेगा, फॉर्म वर्क का डायमेंशन रहेगा ना, इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है पता है आपको, ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा और ये जो विड्थ होगा, दोनों को मेजर करना, और इसका डायगोनल भी आपको मैच कराना है। 3-4-5 मेथड याद है ना। इसी तरह से आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो लेंथ और ये ब्रेड्थ अगर मैं डायगोनल से मैच करूंगा तो सही से आंसर रहेगा, तब जाके मेरा फॉर्मूला सही से मैंने राइट एंगल में इसको रखा है। दैट ऑल्सो यू नीड टू चेक, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको डायमेंशन याद है ना, फुटिंग का डायमेंशन, दोनों तरफ पीसीसी का ऑफसेट, दोनों तरफ पीसीसी का ऑफसेट। सही से आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली सेम चीज फॉर्मवर्क आपने अरेंज किया है नहीं किया है। गॉट इट? या नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वर्किंग कंडीशन ऑफ द कंक्रीट, वाइब्रेटर, इज इट ओके। अब वाइब्रेटर क्या, मैं आगे समझा दूंगा। हम कंक्रीट को पोर करेंगे ना, हमें वाइब्रेटर यूज करना होगा, ताकि उसमें कोई हनी कोमिंग ना आए, कंक्रीट आपका सही से जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेटर। वाइब्रेटर एक कॉमन टर्म है, उसको हम नीडल लगाएंगे। तो नीडल सही कंडीशन में है या नहीं, वो भी हमें देखना है। इज नीडल ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन क्या है, यहाँ पे देखो, मिक्सर मशीन से कर रहे हैं ना हम कंक्रीट, तो हमें देखना है कि मिक्सर मशीन सही कंडीशन में है या नहीं है। तो देखना भी पड़ेगा ना कि अच्छे मिक्सर मशीन मंगवाया या नहीं मंगवाया। दैट आल्सो वी नीड टू डू। सो अगेन इट इज रिटन हियर, मिक्सर मशीन इज ओके। ये क्या है, बिफोर कॉन्क्रीटिंग, मतलब कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपको ये सारी चीज याद रखना है। जब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे, कॉन्क्रीटिंग करने के टाइम में आपको क्या याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग, चेक फॉर मिक्स प्रोपोर्शन। हम पीसीसी लगा रहे, क्या लिखा था ड्रॉइंग में, आपको M10 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करना है। और रेशियो क्या था, 1:4:8। यहाँ पे देखो, लीन कॉन्क्रीट 1:4:8। तो आपको 1:4:8 रेशियो के साथ ही आपको कॉन्क्रीट बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है चेक फॉर मिक्स प्रोपोर्शन, इज इट स्पेसिफाइड। चेक फॉर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्शन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, ये सही से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं ना, हमने तो कॉन्क्रीट डाल दिया यहाँ पे पीसीसी,
ये बंदा सही से कॉम्पैक्शन कर रहा है, अब कंक्रीट के टाइम में करना है ना, तो दैट इज वाई check for placement and compaction, is it okay, that is also okay. Check for finish level, this is very important. What is this finish level? फिनिश लेवल क्या, अभी हमने मार्किंग किया था, हमने लेवल को ट्रांसफर किया था, हमें अभी चेक करना है कि उस बंदे ने सही से 75 mm का थिकनेस डाला है नहीं डाला है, तो इसलिए चेक फॉर द फिनिश लेवल। फिनिश लेवल हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किया ऑटो लेवल से चारों तरफ, और मेसन उसको उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट एक पॉइंट है, चेक फॉर द सरफेस फिनिश, इज इट एक्सेप्टेबल। चेक फॉर द फिनिश, सरफेस फिनिश का मतलब क्या है, जब आपने पीसीसी को डाला है ऊपर सरफेस देखो ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रीगेट्स है, यहाँ पे एग्रीगेट्स भी है और अच्छे से फिनिशिंग भी आया है, दिस इज गुड, ओके, इट्स अ वेरी गुड फिनिश व्हाट वी हैव गॉट। जैसे यहाँ पे देखो फिनिशिंग देखो, हाँ वैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एग्रीगेट बड़ा बड़ा है, फिर भी इट्स ओके, पीसीसी है ना, बस मेन आपको एक यूनिफॉर्म सरफेस लाना है, दिस सरफेस इज ओके, ठीक है। आफ्टर कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद क्या करना है आपको, क्यूरिंग करना है। ऑलवेज यू हैव टू डू क्यूरिंग, क्या होगा, जहाँ पे पानी हम स्प्रेड करेंगे ना वो हमें करना है, तो मिनिमम 7 days का क्यूरिंग आपको करना है, वो आप कब करोगे, पीसीसी होने के बाद। इतना चेकलिस्ट आपको याद रखना मतलब ये आपके पास रहेगा, आपके इसके अकॉर्डिंग आपको साइट पे काम करना है। अगर सब कुछ आप चेक करोगे, फाइनली आप साइट इंजीनियर हो, एंड यू आर गोइंग टू पुट योर सिग्नेचर हियर, साइन ऑफ अ साइट इंजीनियर, एंड फिर अब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे, इतना काम होने के बाद आप कॉन्क्रीटिंग करोगे, ओके। नाउ यू स्टार्ट योर कॉन्क्रीटिंग वर्क। आप 1:4:8 के हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्क्रीट बनाओगे, और फिर आप यहाँ पे कॉन्क्रीट को पोर करोगे, ठीक है। या देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हमने कॉन्क्रीट को पोर किया, ओके। ये वाला नेक्स्ट समझा दूंगा, हो गया। और एक बार होने के बाद तुरंत 24 hours के बाद इस साइड वाला जो हमने फॉर्मवर्क लगाया था वो निकाल देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, फॉर्मवर्क है, कॉन्क्रीटिंग डाला है, ये आपका फॉर्मवर्क है, इसको कब हटाना है, 24 घंटे के बाद। जैसे अभी मान लो शाम, जैसे मान लो आपने सुबह 10 बजे को कॉन्क्रीटिंग किया पीसीसी का, अगले दिन 10 बजे को हम निकाल देंगे। एक्चुअली 16 hours के बाद भी हम निकाल सकते हैं, पर 24 hours इज अ गुड टाइम टू रिमूव योर फॉर्मवर्क, तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे फॉर्मवर्क हमने निकाल दिया, यहाँ पे यू रिमूव ऑल द फॉर्मवर्क। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी देखो जिस प्रोजेक्ट पे हमने सेंटर लाइन मार्किंग किया था, जहां पे हमने एक्सकवेशन किया था, उसी प्रोजेक्ट का मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाइव दिखा रहा हूँ, मतलब लाइव मतलब जो फोटोज मैंने खींचा है लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे पीसीसी डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये लोग पीसीसी डाल रहे हैं, और आप आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने मार्किंग करके रखा है, यहाँ पे लाइन दोरी दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन दोरी दिख रहा है ना ब्लू कलर का, क्यों क्यों मारा है लाइन दोरी, वो आपका पीसीसी का हाइट के लिए उसने मारा है। जब ये बंदा काम करेगा ना, वो इसी लेवल पे अपना कंक्रीट को स्टॉप करेगा, इधर 75 mm या 100 mm, जो भी ड्राइंग में दिया है, और दिस इज कॉल्ड एज रैमर। इसको हम रैमिंग करेंगे इस तरह से, ताकि क्या होगा, आपका जो सही से कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी डू इन द पीसीसी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? या तो फाइनली पीसीसी होने के बाद ये नेक्स्ट दिन का है, ये फोटो मैंने खींचा है जब हम पीसीसी कर रहे थे। 24 hours के बाद हमने देखो पानी दिख रहा है ना, ये क्यूरिंग किया हमने, यहाँ पे पूरा हमने क्यूरिंग किया पीसीसी का, और ये पूरा आपका पीसीसी है, दिस इज अ पीसीसी। पानी दिख रहा है ना, हमने क्यूरिंग किया है, राइट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। पीसीसी क्या होता है, पीसीसी को कैसे डालना है, रेशियो क्या होता है, थिकनेस को कैसे मेंटेन करना है, ऑटो लेवल से कैसे रीडिंग देना है, एवरीथिंग वी हैव सीन, देयर इज नो मोर डाउट लेफ्ट इन दिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू सी कि फुटिंग का मेश कैसे अरेंज करेंगे, वो सारी चीज। उसके पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूंगा, जहां पे हम प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट का पीसीसी हमने कैसे किया वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, सो दैट वी गेट अ बेटर आइडिया। We'll see you back in the next lecture. Thank you.